बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। प्रीवियस वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सैफर ज़मानत के हवाले से केस का डायरी नंबर लग गया है, वो लग गया, और उम्मीद ये कि यही जैसी डायरी नंबर लगेगा तो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी हो जाएगा। फिर मैंने अंदाज़ा भी ज़ाहिर किया था कि पीर के दिन हो जाएगा। तो जी कन्फर्म खबर आ गई जी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की ही इसकी समाअत करेंगे बरोज़ पीर को। और यहाँ तो ज़मानत कन्फर्म है, लेकिन उस दौरान एक सर्टन डिले के होना या नहीं होना ये चीज़ है। लेकिन गुड कॉप इस बारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और आगे की ज़मानतें कन्फर्म नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन सैफर के मुकदमे में इमरान खान साहब की ज़मानत मंडे के रोज़ इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि वहाँ कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि नैब में टेक्निकली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है, लेकिन अभी अनाउंस नहीं की गई। मैं ये खबर मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगा। आज हम दीगर खबरों के ऊपर जी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आज की तारीख तक वो चीफ जस्टिस हैं जी। उन्होंने जैसे ही नैब तरमीम को ख़त्म किया और पुराने कानून को बहाल किया, जहाँ सियासतदानों की नींदें उड़ी हैं और जहाँ पाकिस्तान की अशराफिया की नींदें उड़ी हैं, तो वहाँ जिन्होंने काम करना है शायद उनकी भी थोड़ी नींदें उड़ी हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब, उन्होंने नैब का फुल बॉडी इजलास बुला लिया जी, और वो इजलास भी अहम है और बरोज़ पीर को ही तलब किया गया जी। और इस इजलास में फ़ैसले की रूह को देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की, ना सिर्फ फैसले की रूह को देखा जाएगा, हुक्मनामे की बुनियाद को देखा जाएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह होने को 7 दिन का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ना चेयरमैन नैब को कि, और 2000 से ज़्यादा अफराद हैं जिसमें सियासतदान हैं माशाल्लाह, ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के सियासतदानों से जुड़े हुए कारोबारी हजरात हैं। ये पापड़ वाला वगैरह की मैं बातें कर रहा हूँ, फलूदे वाला की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन सब की बातें कर रहा हूँ। तो ये सारे ऐसे हैं, मकसूद चपड़ासी वगैरह, इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो इन तमाम को इससे मुस्तफ़ीद करवाया गया था। तो अब वो तमाम के तमाम कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल हैं। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इंतजारी बातें हैं, नैब के पास भी वक्त कम है, एक हफ्ते के अंदर इन तमाम के तमाम केसेस को रिमांड बैक करना है। कुछ इंक्वायरीज चल रही थी जिनको फ्रीज़ किया गया था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी जिनको फ्रीज़ किया गया था, उन तमाम को करना है। और जहाँ से ये मामला ख़त्म हुआ था वहीं से इसको दोबारा शुरू करना है। तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आज एक वैसे ही एक पोस्ट गुजरी, तो पोस्ट में ये था कि वो नैब के मुकदमात वहीं से शुरू होंगे जहाँ से ख़त्म हुए थे। तो उस पर लिखा होता है नवाज़ शरीफ साहब ये कह रहे हैं, और मेरी जो इलाज के मामलात भी हैं वहीं से शुरू होंगे जहाँ से ख़त्म हुए थे। एक फ़नी सा था, मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर दूँ। ग़ज़ाई दीगर जो मामलात हैं उसमें अदालती मामलात, प्रोसिक्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, चीफ प्रोसिक्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें दीगर जो वकला की टीम है नैब की उनको तैयार करना। तो चीफ प्रोसिक्यूटर साहब बुखारी साहब ने तो अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया हुआ, तो अब नए वकला की टीम को भी तैयार करना है कि दोबारा से आपने इन सारी चीज़ों पर, कोई टीमें बहुत ज़्यादा शफल की गई ना 15-16 महीनों के अंदर, इतना आसान काम थोड़ी है। इवन चेयरमैन तक नए हैं, डिप्टी चेयरमैन तक नए हैं, सारे प्रोसिक्यूटर्स तक नए हैं। तो ये सब चीज़ें तो थी ना। तो अब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं अकबर तारड़ साहब, उनको कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये जो इजलास है पीर का, ये आपको वाज़े करेगा, ये मुझे वाज़े करेगा किस पे किस लेवल का एहतसाब करना है। ये नैब के जो चेयरमैन का है ना, ये बताएगा किसको कितना टाइट करना है। इस इजलास ने बताना है किस लेवल की, किसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। आपको पता है लेवल प्लेइंग फील्ड मैं किसे कहता हूँ? लेवल प्लेइंग फील्ड उसे कहता हूँ जिसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खूब बनती हो, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिसको एस्टेब्लिशमेंट इजाज़त दे के खेलो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। तो किसको कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, ये भी इस बरोज़ पीर के इस इजलास के अंदर ही डिसाइड होना है। और कार्रवाइयों से मुझे और आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके ख़िलाफ़ हो रही है, किसके ख़िलाफ़ नहीं हो रही। क्योंकि बिलावल साहब भी बहुत बिल बिला रहे हैं, उनको भी बड़ी अज़ियत और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और एक बयान में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमें तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन साथ ही कहते हैं कि ये जो फ़ैसला ही गैर कानूनी है। इमरान खान साहब को मुबारक हो, इमरान खान साहब बहुत भुगतेंगे। तो समझ कुछ भी नहीं आ रही है। ख़बरें ये भी हैं कि मरियम नवाज़ साहब लंदन का ज़रा कुछ प्लान बना के बैठी हुई हैं। पहले के सारे लंदन वाले सारे इसके अंदर शामिल हैं, कोई गरीब यतीम मस्कीन नहीं है पाकिस्तान का। ये तमाम के तमाम अशराफिया से हैं जिनकी ज़िंदगी के जो है ना सांसें थोड़ी उखड़ रही हैं,
वो तो खैर डील डूल करके जिस तरीके से भी कर देंगे। मुझे दुख, मैंने कल भी कहा था ना, मुझे दुख किस बात का कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं कि इन अहकाम के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। बहरहाल यहाँ तक तो चीज़ें थी। दूसरा, परवेज़ इलाही साहब की रिहाई हो चुकी थी और लेकिन उनको रिहा नहीं कराया गया था। ATC की अदालत से उनकी रिहाई हो गई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में। तो मचलके जमा नहीं वकला ने करवाया था। उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की थी, बड़ी स्मार्ट मूव खेली थी कि भाई इससे पहले कि मचलके जमा करा दें, परवेज़ साहब रिहा हो जाए, रिहा होती है उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाए, क्यों ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ब्लैंकेट बेल ले ली जाए कि यार खुदा का वास्ता है अब तो किसी और मुकदमे में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार ना करो। तो मचलके जमा नहीं कराए थे, तो फिर अच्छी मूव थी, मुझे तो लगी थी। लेकिन अगले भी बहुत तेज़ है जी, उन्होंने कहा जी ये मचलके जमा कराए, इनकी रिहाई से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो भाई राहदारी ज़मानत भी ले ली गई। राहदारी रिमांड होता है मेरे ख्याल, राहदारी रिमांड भी ले लिया गया जी। और इस बार एंटी करप्शन ने किया। लाहौर का कोई ग्रैंड लाहौर का कोई जो प्लान है उसके हवाले से, मास्टर प्लान था, उसका कोई मुकदमा उनके ऊपर जी, और उनको लाहौर की तरफ रवाना कर दिया गया। उन्हें कहा मुचलके लेते रहे, हम ज़रा इनको इधर गिरफ्तार कर लें, तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और एंटी करप्शन ने जेल के अंदर से उनको गिरफ्तार किया। और अंदाज़ा था कि इस्टेब्लिशमेंट अभी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई मकसूद नहीं रखती, उनको भी छोड़ना नहीं चाहती, तो डेफिनेटली ये होगा। देखिए यार तो बहुत ही एंड हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। और राहदारी रिमांड के दौरान उनके वकला ने ज़रूर मीडिया से गुफ्तगू की कि परवेज़ इलाही का सिर्फ एक ही कसूर है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे तो इसलिए वो रिहा नहीं हो रहे। तो ये है, वैसे बड़ी बात है यार, 71 साल की उम्र में बंदे का इतना नज़रियाती हो जाना, ये बड़ी बात है। रियली अप्रिशिएट मैं करता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ तो उधर आवाम के ज़रा थोड़े हालात और महंगाई के हवाले से मैं बताऊँ तो अभी रात को ही आपको पता है पेट्रोल बम गिराया गया। बम भी हम बहुत कह के थक गया यार, मैं अब इसको एटम बम तो नहीं कह सकता, मगर एंड है ना, ये तो एंड है आवाम की सांसें घोटने के हवाले से। तो बम से भी बंदा एकदम निकल जाता है, मगर ये तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है सारा काम। तो अभी हालात इससे आगे ख़राब होने जा रहे हैं जी। और अब बिजली के हवाले से वो जो कहा जाता है कि बिल कम करके नहीं, ये बिजली बम के हवाले से तैयारी है जी। और बिजली कम नहीं, इसकी मज़ीद इसको गिराने की पूरी तैयारी है। आज चेयरमैन नेपरा ने बाकायदा तौर पर ख़बरदार किया मीडिया के सामने कि हालात इस नहज तक पहुँच गए हैं कि कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। ठीक है, तो ये चेयरमैन नेपरा ही वो होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी पेप्को, लेस्को और ये केल, इन सब को ना रेट इन्होंने देने होते हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट पे ही रेट बढ़ाए जाते हैं, चेयरमैन नेपरा ही बढ़ाते हैं। तो मतलब बिजली यूनिट 100 की तरफ दौड़ा है। अभी मेरे ख्याल 65, 66, 67 रुपये हो गया ना, ये 100 रुपये की तरफ दौड़ा है। इन्होंने 100 रुपये करके ही पहला सांस लेना है। जो मेरे पास इतला, जो मेरे पास खबर है, शायद एग्जरेट हो, लेकिन महीने में नहीं, 2 महीने में, 3 महीने में कर लेंगे। लेकिन बहरहाल इन्हें 100 यूनिट की तरफ, 100 रुपये यूनिट की तरफ ही लेके जाना है। ये तो होगी ये खबर है। दूसरी खबर, मैं इसको मिसाली तो नहीं कहता, लेकिन खबर कहता हूँ कि खबर तो है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको पता है आजकल एक्टिव हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी कहा जाता है। मजीद कुछ फॉलो अप आया, मैं इसलिए इनको कर रहा हूँ क्योंकि इनकी कही गई बातों की अभी तक तरदीद भी नहीं आ रही। नहीं तो मनपसंद सहाफ़ी की तरफ से आ जाता ना, उनके बड़ों के मनपसंद सहाफ़ी की तरफ से कोई तरदीद भी आई थी कि जी वो कंसेंसस की बात कर रहे हैं, वो आरिफ अलवी से मिलकर मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो मसालत की बात कर रहे हैं। तो आज उन कोई ऐसी तरदीद ही नहीं आई। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का इनको नुमाइंदा कह के आपके सामने इसकी बात करूँ, वरना अभी तक आ जाती ना। और इससे तरदीद ना आने का भी मतलब ये है कि इसका मतलब है मोहम्मद अली दुरानी जो भी कर रहे हैं किसी ना किसी कॉन्सेंट के साथ कर रहे हैं। तो अब दुरानी साहब ने CBM क्रिएट करने का ऐलान किया। CBM मीन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जी हाँ, उसको उन्होंने क्रिएट करने का ऐलान किया जी। वो कहते हैं कि जी इन CBM का जो मकसद होगा वो होगा पाकिस्तान, जमहूरियत और फ़ौज, जी हाँ, इन तीनों को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। मुझे नहीं पता ये तीनों कभी मुतनाज़ा थे क्या नहीं थे, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान कभी मुतनाज़ा था पाकिस्तान में, जमहूरियत कभी मुतनाज़ा थी पाकिस्तान में, या फ़ौज कभी मुतनाज़ा थी पाकिस्तान में। मैं तो इन तीनों को कभी मुतनाज़ा नहीं समझता। इनके अंदर कुछ किरदार हैं जो मुतनाज़ा करते हैं। ये अल्फाज तीनों कभी भी मुतनाज़ा नहीं है जी। पाकिस्तान हमारी जान है, जिंदाबाद है, पाइंदाबाद है, मरते दम तक, आखिरी सांस तक, किसी प्रेशर, किसी दबाव, किसी गन पॉइंट पे नहीं, वो है। जमहूरियत हम पसंद करते हैं, ठीक है, इसका गला क्यों कौन घोंट रहा है ये देखना है। इसका कौन से इदारे इसका गला घोंट रहे हैं? फ़ौज, बच्चे बच्चे आज भी सलूट, जिनकी माओं के इकलौते बच्चे हैं वो भी कहते हैं हमारा बच्चा फ़ौज में जाए। तो क्या हो रहा है? हाँ, किरदारों को निकालना है। तो ये CBM से नहीं, ये CBM इदारों के साथ होना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ रहा है, कोई नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़े। और वो कल पहले ही कह चुके हैं दुरानी साहब कि माने से इमरान खान मुमकिन ही नहीं है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।